आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। सियासतदानों की बात की जाए तो अवामी नुमाइंदे होते हैं, कानून साजी में हिस्सा लेते हैं, लेकिन मुल्क के जो इंतज़ामी उमूर होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी संभालती है, इसीलिए उसे हुकूमत वक्त के हाथ और कान कहा जाता है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत भी ब्यूरोक्रेसी में एक अहम मकाम रखते हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर हैं और इनकी खिदमात की सब तारीफ करते हैं। हम बात कर रहे हैं मुदस्सिर रियाज मलिक साहब की। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारने वाले हैं। उनकी शख्सियत के उन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे जो इससे पहले कोई भी नहीं जानता था। आइए मेरे साथ। जी, कैसे हैं आप? पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इंजीनियर, डॉक्टर या सियासतदान बनने की ख्वाहिश रखते हैं। आपने ब्यूरोक्रेसी में आने का इरादा कैसे किया? बेसिकली तो मैं इंजीनियरिंग की पहले, इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विस डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन थी। उसके बाद एग्ज़ाम दिया सिविल सर्विस का, लेकिन उससे पहले भी मैं इंजीनियरिंग की जॉब भी मैंने की, और इंजीनियरिंग की जॉब के बाद फिर मैंने CSS किया, क्योंकि इंस्पिरेशन जैसे बताया मैंने ऑलरेडी थी ड्यू टू सर्टन स्पेशल रीजंस। वो ये थी कि सर्विस डिलीवरी जो है वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है, लोगों को कैसे सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस सिविल सर्विस के ज़रिए एक डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है विद द पब्लिक, वो एक उस इंस्पिरेशन की वजह से मैं सिविल सर्विस में आया। आपने कभी सोचा था कि आप डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज हो सकते हैं? देखें, क्योंकि मैं इंजीनियर था, इंजीनियर से डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्विच ओवर था, और डिप्टी कमिश्नर हमारी जो सर्विस का एक समझ लें कि पीक होता है। आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। सो बिल्कुल सोचा हुआ था कि डिप्टी कमिश्नर पे आएंगे, और अल्लाह ने मौका दिया, इंशाल्लाह खिदमत करेंगे लोगों की। मास्टर्स की डिग्री आपने ऑस्ट्रेलिया से हासिल की। पाकिस्तान वापस आकर अपने मुल्क की खिदमत करने का इरादा जो आपने किया, ये क्या सोच थी? देखिए, मैंने जो मास्टर्स किया वो ड्यूरिंग सर्विस किया, और तकरीबन कोई 10 से 12 साल की सर्विस करने के बाद तो आपके पास एक्सपीरियंस एक बेसिक ग्राउंड का अवेलेबल होता है सिविल सर्विस का। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स पब्लिक पॉलिसी में किया। ऑब्वियसली वो जो एक एकेडमिक एक जो टच था वो बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि मैं इंजीनियर था पहले। इंजीनियर से मैंने स्विच ओवर किया सिविल सर्विस के अंदर। सो वापस आके मुझे बड़ा मौका मिला, वहाँ से कुछ सीखा बहुत था। बिल्कुल एक नया पैराडाइम था, एजुकेशनल पैराडाइम वाज वेरी डिफरेंट, एक्सपीरियंसेस बड़े डिफरेंट थे उस सोसाइटी के, वहाँ से बहुत सीखने को मिला। तो उसको आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और मुझे अपने अंदर वाज़ेह एक फ़र्क भी महसूस हुआ वहाँ से आने के बाद। जो चीज़ें मैंने जिस तरीके से फिर यहाँ पर अपने इनिशिएटिव्स लिए या सर्विस डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। आपके ख्याल में क्या ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में हुकूमत वक्त के साथ मिलकर काम नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है ये स्टेट की नुमाइंदा होती है, ये रियासत की नुमाइंदा होती है। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स जो है उनका अपनी एक मुद्दत होती है, वो मुद्दत में आती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने चलना होता है, ब्यूरोक्रेसी ने गवर्नमेंट्स को चलाना होता है। और जो एक एस्टैब्लिशमेंट कंसिडर की जाती है उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्यूरोक्रेसी। अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। तो ये तासुर गलत है, लेकिन उसमें एनवायरनमेंट कैसा, इनेबलिंग एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट होना चाहिए, उस पे बहुत से महरक़ात हैं, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जो जिस पे ये डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेसी अपना रोल प्ले करती है और कर रही है, पहले भी करती रही है।
लेकिन अगेन लिमिटेशंस मौजूद होती हैं। आपके पाकिस्तान में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की खिदमत के एतराफ़ में ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में आपको स्कॉलरशिप अवार्ड से नवाजा। ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन हुआ था? मैं बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैं सिविल सर्विस में जब आया तो मुझे मास्टर्स जो है करना था। मैंने पब्लिक पॉलिसी को चूज़ किया, कोई रेलेवेंट फील्ड यही था। सो ऑस्ट्रेलिया वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस विच आई कंसिडर्ड फॉर माय ओन सेल्फ। उस एतबार से मैंने पहले 2 दफ़ा अप्लाई किया और फ्रेंकली मैं सिलेक्ट नहीं हो सका, लेकिन तीसरी अटैम्प्ट के अंदर वो फिर मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया और स्कॉलरशिप दिया, जिसकी वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया गया। और वो फिर इतना हुआ कि जब मैं वापस आया तो आई गॉट हाई डिस्टिंक्शन डिग्री विच इज़ वेरी रेयर, वहाँ पर होती है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इंटरव्यूज़ हुआ करते थे ऑस-8 स्कॉलरशिप के, तो ऑस्ट्रेलिया ने मुझे चूज़ किया उस पैनल के लिए भी जो इंटरव्यू करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो सिलेक्शंस होती नहीं, वो मैं फिर ऑस्ट्रेलियंस के साथ खुद मिलकर सिलेक्शन भी करता रहा। आम जिंदगी में किस तरह के इंसान हैं आप? बहुत मुश्किल सवाल है। अपने आप को बयान करना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे ज़्यादा अच्छा बयान कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मेरे ख़्याल में कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ, मैं कोई बहुत सिंपल इंसान नहीं हूँ अगर मैं अपने आप को देखूँ। लेकिन ऑब्वियसली उस पर बहुत से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब ज़्यादातर बात जो मेरी चीज़ होती है वो इंटरेक्शन जो होता है, वो इवन सोशल इंटरेक्शन भी, उसके अंदर भी ज़्यादा प्रोफेशनल बातें ही चलती हैं। स्पोर्ट्स लविंग हूँ, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेली है, और लेकिन लाइफ के अंदर ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्टिव मैं एक बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उस टारगेट को लाजमन मीट करूँ, और विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ मैं कोशिश करता हूँ उस ऑब्जेक्टिव को, उस टारगेट को मीट किया जाए। अगर कोई यानी फेलियर जो है, ऑब्वियसली फेलियर होते हैं, लेकिन फेलियर का जो चांस है उनके साथ आप सक्सेस को हासिल करना, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है मेरे नज़दीक, और उसी पे मैं कारबंद रहता हूँ। बाकी लाइफ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये बताऊँ कि मैं अपने लाइफ को कैसे डिफ़ाइन करूँगा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए डिफ़ाइन करना अपनी ज़िंदगी को। इंस्पिरेशन होती है हर इंसान की, कोई ना कोई किसी न किसी शख्सियत ने बहुत मुतासिर किया होता है। आपको किस शख्सियत ने मुतासिर किया? हर एक की डेफिनेट इंस्पिरेशन होती है। मैं फ्रेंकली आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय मदर। मेरी जो वालदा हैं वो क्योंकि उनका ख़ुद भी शोबा टीचिंग का था, वो टीचिंग से मुंसलिक थी, तो वो एक बड़ी इंस्पिरेशन रही पूरी लाइफ के अंदर कि अगर आपने कुछ करना है तो जहाँ पर भी अगर आप फेलियर भी हुआ, उन्होंने संभाला, वालिद ने संभाला। सो वालिद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, लेकिन वालदा का जो एक स्पेशल रोल है एज ए इंस्पिरेशनल रोल, वो मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी को जो चेंज किया है वो उसने किया। इस वक्त आप लाहौर के डिप्टी कमिश्नर, इस ओहदे पर आप फाइज हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आने वाले वक्त में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारा जो एक सिविल सर्विस का करियर है वो तो एक डिफाइंड करियर है। हाँ, डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर होंगे, सेक्रेटरीज़ होंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करेंगे। सो ऑब्वियसली उस हायरार्की को फॉलो होता है अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं फ्रेंकली मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें इन रियल टर्म्स आप लोगों की खिदमत कर सकें, सर्विस डिलीवरी कर सकें। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनकी जो बहुत से मसाइल हैं यहाँ पर, और ब्यूरोक्रेसी बहुत सा मसाइल हल कर सकती है। जो सिविल सर्विसेज हमारी हैं उनका काम भी यही है कि लोगों के मसाइल को हल करना। सो मैं जहाँ पर भी रहा मैंने कोशिश तो ये की कि उन मसाइल को हल किया जाए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कुछ जो जॉब की नौइयत है अगर वो मुझे दी जाएगी तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसके ज़रिए अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके लोगों के इश्यूज़ को रिजॉल्व करूँ। अपने करियर का आगाज़ आपने किया था जंग से। किस तरह की मुश्किलात आपको दरपेश आईं, कैसे सामना किया? देखिए, जंग में मेरी पोस्टिंग बिल्कुल एज ए डिप्टी कमिश्नर 2017 में रही, और जंग बहुत
मुश्किल ज़िला है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्योर रूरल सोसाइटी है, डेवलपमेंट नहीं है। ये उन चंद अजला में से है पूरे पंजाब में से जहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोफाइल बहुत लो है। वहाँ आपको रोड्स टूटी फूटी मिलेंगी, वहाँ आपको हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर उस टाइम था एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ बहुत अच्छे वेल इन्वेस्टेड नहीं हैं। सो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। उसका पॉलिटिकल डायनामिक्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी डिफ़िकल्ट। सो उसके साथ अपने आप को लेकर चलना और उसको एडमिनिस्ट्रेट करना वाज अ चैलेंज। और झंग का ज़िला वैसे ही बड़ा मशहूर ज़िला रहा है फॉर डिप्टी कमिश्नर। बड़ा ये मशहूर कहा जाता रहा है, ये एक फ़िक्रा के 2DC झंग लगे हुए हैं। तो ये जो बेसिकली फ़िक्रा है ये इट वाज अ मैक्सिम विच वाज इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ ईयर्स अगो कि ये इसकी न्यूसेंस इतनी थी उस टाइम। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। इसकी बाउंड्रीज जो थी, फैसलाबाद भी उसका हिस्सा था। और सो उसके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट है। सो वहाँ पर काफ़ी रूरल सोसाइटी को देखने का मौका मिला, स्पेशली जो हमारा जागीरदाराना निज़ाम है उसको देखने का मौका मिला और उसको समझने का मौका मिला। फिर वहाँ पर कई इनिशिएटिव्स लिए मैंने उसको कैटर करने के लिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इनको आगे बढ़ाने के लिए। तो इट वाज अ वेरी हैपनिंग एक्सपीरियंस। कहा जाता है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा इख्तियार ब्यूरोक्रेसी के पास होता है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखें, इख्तियार जो होता है वो आपको कवानीन देते हैं, वो लॉ देता है, वो रूल्स देते हैं। लॉ बनाता जो है वो पार्लियामेंट बनाता है या असम्बली बनाती है। सो सबसे ज़्यादा इख्तियार जो है वो तो ऑब्वियसली एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो असम्बली के पास है, वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के पास है, वो नेशनल असम्बली के पास है, सेनेट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। उन जो इख्तियार दिया जाता है या जो कवायद होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको इस्तेमाल करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, वो ऑब्वियसली कुछ इदारे करते हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस जो कि उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम तो प्योरली बाउंडेड रैशनैलिटी के अंदर काम करते हैं। हम कवायद और ज़वाबित के अंदर काम करते हैं। हमारी बड़ी लिमिटेड एक फ्रेमवर्क होता है, लीगल फ्रेमवर्क, उसके अंदर हमें काम करना होता है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। सो इख्तियार को इस्तेमाल करना तो डेफिनेटली हमने होता है, क्योंकि वो इख्तियार दिया जब जा रहा होता है तो वो किसी मकसद के लिए दिया जा रहा होता है और वो लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए दिया जा रहा होता है। लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। उसको अगर आप गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के ज़रिए इस्तेमाल करें तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नेगेटिव होते हैं। सो इख्तियार की बात नहीं है, मेरे ख़्याल में ये एक बैलेंस है, एक सिस्टम है जिसमें पार्लियामेंट कवानीन बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट फिर ब्यूरोक्रेसी करती है। तो एक सिस्टम ऐसे काम करता है। मुल्तान और झंग में आपने बहुत नुमायाँ काम किए हैं, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ आपके लिए? ऑब्वियसली हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है और एक जनरली सिविल सर्विस जो एकेडमी है वहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है, फिर एक्सपीरियंस होता है डेफिनेटली। फिर ये दोनों जो पोस्टिंग्स हैं ये मैंने एज ए डिप्टी कमिश्नर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद की, तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखी थी। झंग में काफ़ी काम किया। झंग में हमने बिल्कुल एक हेल्थ जो पैराडाइम था उसको शिफ्ट किया। जो वहाँ पर DHQ था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जब मैं वहाँ पर गया तो उसका सिर्फ OPD 1600 था, 1600 लोगों को टेस्ट नहीं था। हमने उसमें बहुत सी इंटरवेंशंस की और उन इंटरवेंशंस की वजह से उसका OPD 4000 से ऊपर चला गया, जो कि किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल के बराबर था। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, ट्रस्ट बहाल हुआ। फिर उसको हमने मैनेज भी किया डॉक्टर्स के ज़रिए, पैरामेडिक्स के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए। इस तरह मुल्तान के अंदर हमने बेपनाह
कोशिश की काम करने की, स्पेशली ग्रीन जो पाकिस्तान कैंपेन है उसमें बहुत से प्लांट लगाए, कोई अराउंड 1 मिलियन के करीब हमारा टारगेट था प्लांट्स का। उसके साथ साथ हमने फिर वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ काफ़ी कार्रवाई की। तकरीबन 22 अरब रुपए की ज़मीन हमने वहाँ रिट्रीव की, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट था और फर्स्ट टाइम ये हुआ था इतनी बड़ी लैंड रिट्रीव हुई। सो उन्होंने कोशिश की कि सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हो। पाकिस्तान को बहुत सारे इंतज़ामी मसाइल का सामना है, ऐसे हालात में ब्यूरोक्रेसी किस हद तक मददगार साबित हो सकती है? ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और फॉर अ ब्यूरोक्रेट हमारी जो जिम्मेदारी है वो कवायद और ज़वाबित के अंदर होती है, लेकिन अब जो मैनेजमेंट का स्टाइल है वो तब्दील हो चुका है। दुनिया में एक रेवोल्यूशनलाइज हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन भी, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और बहुत सी इंटरवेंशन हुई हैं जिसकी वजह से अब हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, नए मॉडल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब ये वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ना वो चल सकती है जो कि 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में थी। ये 21st सेंचुरी की ब्यूरोक्रेसी है, इसमें लोगों की डिमांड्स बड़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर मीडिया बहुत पावरफुल है, यहाँ पर मुख्तलिफ पिलर्स ऑफ द स्टेट है, उन सब को साथ लेके चलना और फिर लोगों की लाइव्स में तब्दीली लेके आना, सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें जो हैं दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और उस वजह से फिर क्योंकि डिमांडिंग सिचुएशन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी अपने आप को ढालना पड़ेगा उसके मुताबिक, जो नई सिचुएशन है उसके मुताबिक। अगर वो नहीं ढालेंगे तो ऑब्वियसली वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। तो उसमें ट्रेनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें आपके एक्सपीरियंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का, स्किल्स इंप्रूव करने का, स्किल सेट्स बढ़ाने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही मेरे ख्याल में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है, इसके ज़रिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो नई डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए। डेंगू के कंट्रोल में जिस कदर मुश्किलात का सामना हुआ, उन पर किस तरीके से काबू पाया गया या काबू पाया जा रहा है? देखिए, डेंगू अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत बेहतर रहा पिछले साल से। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, बट सिर्फ 78 केसेस जो हैं वो आए हैं और अभी तक कोई डेथ नहीं हुई। और आप इस महीने में देख लें कि बहुत ही कम हमें केसेस मिले हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। अगर जाएं तो वो हंड्रेड्स में थे। ये बड़ा पीक एरिया है, टाइम है, इसके अंदर केसेस ज़्यादा आते हैं। लेकिन हमारी जो टीम्स हैं लाहौर के अंदर वो बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है। मोर देन 90,000 उन्होंने जगहों को चेक किया है, कंटेनर्स को चेक किया है, और जहाँ जहाँ पर लार्वा मिलता है वहाँ पर वो फिर एक्टिविटीज़ करते हैं, लार्वासाइडल एक्टिविटीज़ होती हैं। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन डेवलप हो चुका है इसको, डेंगू को निपटने के लिए। हमारी हेल्थ टीम्स, हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते हैं। तो शुक्र है डेंगू का जो एक जो मर्ज़ है या उसका जो मॉस्किटो जो फैलाता है उस पर काबू काफ़ी हद तक पा लिया गया है। डीसी ऑफिस पहुंचे और लोगों के मसाइल सुने और इनको हल करने के लिए अहकामात जारी किए। डेंगू के हवाले से मीटिंग में ब्रीफिंग ली। सर, आटे और चीनी की कीमतों की बात की जाए तो आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आटे और चीनी का बिल्कुल इशू रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा राइटली और राइट टाइम के ऊपर इंटरवीन किया। मार्केट फेलियर था, मार्केट फेलियर जब होता है तो उसके फिर अगेंस्ट गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। कुछ मोनोपोली इशू था, कुछ और मार्केट के अंदर कोई वेरिएशन इस किस्म की थी जिसकी वजह से फेल हुई। अब गंदम का जो इशू है वो
काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है। उसमें गवर्नमेंट ने कोटा भी बढ़ा दिया है। आपके लाहौर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो कोटा है 3948 मीट्रिक टन का कोटा है। सो वो अब बढ़ गया है और आटा वाफर मौजूद है, बाज़ारों में भी मौजूद है, सहूलत बाज़ार पे भी मौजूद है और कम कीमत में मौजूद है। तो आटे का भी इशू नहीं है। चीनी का जो मसला था वो कीमत उसकी बढ़ी हुई थी, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेड चीनी मंगवाई है और वो चीनी जो है वो आज से बाज़ार में मिल जाएगी। ओपन मार्केट के अंदर भी उसकी कीमत 83 रुपीज़ और 50 पैसा है। सो ये एक बड़ी इंटरवेंशन है मार्केट में, जबकि 100 रुपीज़ के ऊपर चीनी है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बड़ा राइट टाइम पर इंटरवीन किया है और आगे क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से इंशाल्लाह ताला, तो चीनी वैसे भी मार्केट में आ जाएगी। तो आई होप कि ये मामला काफ़ी हद तक ओवर हो जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ आपके क्या इक़दाम हैं? हमने उस पर काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। हमने अभी लास्ट एक बहुत बड़ी चीनी की जो खेप थी वो पकड़ी, अराउंड कोई 8 लाख बैग से, वो 8 लाख किलो थी और 16,500 बैग से। उससे बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट किया है। इसके साथ साथ हमने पहले भी चीनी पकड़ी थी, आटा भी पकड़ा हमने। कुछ 34 जो मिल्स हैं गंदम की जो पीसती हैं, फ्लोर मिल्स, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। सो ऑब्वियसली हम होर्डिंग के ख़िलाफ़ हमारी टीम्स मुतहरक हैं, टीम्स निकली हुई हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये कार्रवाई ऐसी चलती रहेगी और होर्डिंग के जो लोग जो होर्डिंग करते हैं उनकी जो ठिकाना है वो ऑब्वियसली वो जेल है। वो आम लोगों के साथ रहना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। लाहौर शहर के बारे में आपके क्या प्लान्स हैं? किस तरीके से इस शहर की खिदमत करेंगे? देखिए, लाहौर शहर में बहुत सी एजेंसीज काम करती हैं। ये अकेला एक डिपार्टमेंट इस पर कुछ नहीं कर सकता। ये इंटीग्रेटेड एफर्ट है जो कि इस पर वज़ीर आला साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस होता है। वो डेली उनके ऑफिस से 3-4 मैसेज ज़रूर मौसूल होते हैं कि यहाँ पर ये इशू है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, यहाँ पर बैगर्स का इशू है, यहाँ पर सफाई का इशू है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद डेली बेसिस पे इसका उनको इदराक भी है और वो इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। सो तमाम डिपार्टमेंट्स उसको देखा देखी काम करते हैं। यहाँ पर मसाइल तो बहुत हैं क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन है और बहुत बड़ा शहर है, 1.5 करोड़ आबादी पहुँच चुकी है, फैल बहुत गया है शहर। डेवलपमेंट के इश्यूज़ भी हैं, रोड्स के इश्यूज़ हैं, लाइट्स के इश्यूज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली मेरा काम तो कोऑर्डिनेशन करवाना बेसिकली है सारे महकमे, ताकि एक जगह बैठ सकें और एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ वो डेवलपमेंट जो रजीम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं तो क्योंकि रिसेंटली आया हूँ तो हमने अभी प्लान बनाया है इसका पूरा एक डेवलपमेंट एक पैकेज जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास लेके जा रहे हैं कि वो इसको अनाउंस करें और जो जिस पे आपके जो ट्रैफिक इश्यूज़ हैं या जो दूसरे मसाइल हैं वो रिजॉल्व हो सकें। सहूलत बाजार का दौरा किया, अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लिया और आवाम से इसके मुतालिक बातचीत की। आपने पंजाब के अजला में हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी इक़दाम किए हैं। क्या वजह है कि सरकारी अस्पतालों की हालत हमें आज भी उतनी बेहतर नज़र नहीं आती जितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं। रिसोर्सेज का बहुत बड़ा है एलिमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोशिश हम ये करते हैं कि हम आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। जब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली सारी जो फंड्स हैं, जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को लगाने पड़ते हैं और गरीब आदमी की डेफिनेटली यहाँ पर सकत का भी इशू है। बाहर पूरा एक सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अभी गवर्नमेंट ये सेहत जो इंसाफ कार्ड है उसके ज़रिए ये बिल्कुल एक नया एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जिसके ज़रिए अब और हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व किया गया है लोगों को, ताकि वो सेहत की सहूलियात वहाँ भी हासिल कर सकें। लेकिन हमें मेरा ख्याल चाहिए कि हमें ज़्यादा एलोकेशन भी करनी चाहिए
हॉस्पिटल्स के लिए। फिर उसके अंदर जो अद्वियात हैं वो भी मौजूद हैं, अद्वियात होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी और वो हम उसको देखते भी रहते हैं, लेकिन उसको अद्वियात को मज़ीद बढ़ाने की भी ज़रूरत है। सो काम तो बहुत करने की ज़रूरत है। मेन इशू रिसोर्सेज का है। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो उससे ये मज़ीद बेहतर होगा। लेकिन अभी जो ये कार्ड, सेहत कार्ड शुरू हुआ है गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट, उसके ज़रिए बहुत हद तक वो जो गैप है उसको फिल करने में मदद हुई है। आपके ख्याल में नौजवानों को सियासत के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए? सियासत और ब्यूरोक्रेसी, ये इसका आपस में एक लिंकेज है, स्पेशली उस टाइम जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं। तो जो सियासी लोग हैं वो बहुत क्लोजली काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी के। जो गवर्नमेंट जो होती है दैट इज़ बेसिकली पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और उसके नीचे जो मशीनरी होती है वो सियासी होती है, वो सॉरी ब्यूरोक्रेसी होती है। तो उनका लिंकेज बड़ा क्लोज होता है, पॉलिसी बनाना और इम्प्लीमेंट करना इस हद तक तो क्लोज लाइजन होता है। समझ जरूर होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट को ज़रूर सियासी समझ होनी चाहिए और सियासतदान को ज़रूर एडमिनिस्ट्रेटिव समझ होनी चाहिए। ये एक एडिटिव एडवांटेज है, इससे मदद मिलती है काम को आसान तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। ब्यूरोक्रेसी को हुकूमत वक्त की सपोर्ट हासिल होती है? ब्यूरोक्रेसी हुकूमत वक्त के लिए ही काम कर रही होती है। वो हिस्सा होती है हुकूमत का, हुकूमत की मशीनरी होती है बेसिकली। सो मशीन पे ड्राइवर आप कोई बिठा सकते हैं। गाड़ी है, गाड़ी आप समझ लें कि अब गाड़ी कितनी अच्छी है उसके मुख्तलिफ पुर्जे हैं, और गाड़ी को ड्राइव जो कर रहा है वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है। सो मशीन वैसे ही एक्ट करेगी जैसा पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो एक्ट करेगी, जैसे ड्राइवर एक्ट करेगा। ड्राइवर अच्छी ड्राइविंग करेगा तो गाड़ी अच्छी चलेगी। तो ऑब्वियसली अगर गाड़ी में ख़राबी है तो ऑब्वियसली ड्राइवर भी उससे डिस्टर्ब होगा। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और एक दूसरे के साथ मिल के चलना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, डिलीवरी को बेहतर करना, ये जो पॉलिटिशियन साइड और ब्यूरोक्रेटिक साइड ये आपस में हैंड इन ग्लव करके ही बेहतर कर सकते हैं। मियां मीर अस्पताल का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। रोशनाई गेट की अहमियत के हवाले से अगर हम बात करें तो सर आप हमें बताइए कि कितनी अहमियत की हामिल है और उसके बाद कितनी आसानी हमारी आवाम के लिए, लोगों के लिए, सैर व सयाहत करने वालों के लिए पैदा हो जाएगी। देखिए, जो रोशनाई गेट है वो उसका प्लान है वर्ल्ड सिटी के ज़रिए ओपन किया जा रहा है उसको। और ओरिजिनल रोशनाई गेट जो था वो तो समाधि जो है रणजीत सिंह की उसके साथ है, लेकिन ये दूसरा रोशनाई गेट है जो कि अंग्रेज़ दौर में बना था। इसके ओपन होने से जो आमदोरफ्त है वो क्लियर हो जाएगी, वो आसान हो जाएगी। जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो आराम से फूड स्ट्रीट में एंटर हो सकेंगे हजूरी बाग और बादशाही मॉस्क वाली साइड से। तो मेरे ख्याल में एक काफ़ी चहल पहल नज़र आएगी वहाँ पर सयाहों के लिए। जो लोग आते हैं स्पेशली बादशाही मॉस्क में या किला में, उनके लिए फूड स्ट्रीट में जाना वो इमीडिएटली वो अवेलेबिलिटी हो जाएगी उसकी। तो मेरे ख्याल में उसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके कुछ मसले मसाइल थे वो हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, हम वही देखेंगे और उसके बाद फिर एक अपनी मीटिंग भी करनी है इन दिस वीक। उसको रिजॉल्व करके इंशाल्लाह रोशनाई गेट को जल्दी आम लोगों के लिए ओपन कर देंगे। आम लोग उससे बड़े मेरे ख्याल में उनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव एंटरटेनमेंट भी उसे क्रिएट होगी। आसिफ जहीर डायरेक्टर वॉल सिटी के साथ रोशनाई गेट के आवाम के लिए खोलने के हवाले से मीटिंग की।
नमाज ज़ोहर बादशाही मस्जिद में अदा की। अच्छा ये सर, इसका- यहाँ हमको हाँ। रात को हिस्ट्री बाय नाइट जो है वो यहाँ हमारा सैटरडे अब अगर ये खुल गया, अब तो शाम को 6 बजे के करीब उन्होंने कहा कि बंद होंगे ये सारे, अगर ये खुल गया तो हमारा हिस्ट्री बाय नाइट ठीक है। यहाँ होता है। और अब पूरा जो इसको दिखाते हैं ये आलमगीरी गेट है, ठीक है। ये ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन है और ये ब्रिटिश दौर की बनी हुई है। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने हमला किया था, इसको मुनहदिम कर दिया था, गोलाबारी कर दी। ये बंद किया हुआ आपने, तो ये अभी हमारा बंद है। ये क्यों बंद किया हुआ है? ये बंद इसलिए किया हुआ है कि ये यहाँ से बंद है, रेंजर से बंद किया हुआ है। ऐसे इसी चीज़ को तो खुलवा रहे हैं कि हम इसका जो ओरिजिनल रास्ता है वो बहाल करें। कर लेंगे। अब हम लाहौर फोर्ट में दाखिल होंगे बाय पोस्टर्न गेट। ठीक। ये पोस्टर्न गेट जो है ये ब्रिटिश दौर का 1883 का बना हुआ है। ठीक है। इससे हम यहाँ दाखिल होंगे। शाही किले का दौरा किया और रिम मार्केट का वहां से जायजा लिया। और ये अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया के 8वां अजूबा ही है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसको बड़ी मेहनत से हमने कोई 2-2.5 साल इसके ऊपर रिसर्च की। हमारे साथ आगा खान कल्चर वाले थे, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और बहुत मेहनत की और नॉर्वेजियन beautiful, फंड जो है हाँ। उसके हमने लेकर और ये सारा तैयार किया। जहाँ मिसिंग लिंक थे हाँ। उसको इस तरह तैयार किया कि ये भी महसूस हो कि पुरानी है। ये जो और बीच भी में वो ये बनाई है बारियां थी, ये पिजन होल थे, ये उस वक्त के ही बने हुए हैं। रोजाना शाम में पंजाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन भी खेलते हैं। खेलों में, स्पोर्ट्स में किस हद तक दिलचस्पी रखते हैं? स्पोर्ट्स ऑब्वियसली मेरा पैशन है और स्पोर्ट्स मैंने कभी छोड़ी नहीं। स्टार्ट में स्क्वॉश, क्रिकेट बहुत खेली, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेली, उसके बाद बैडमिंटन भी खेली और अब आजकल बैडमिंटन खेलता हूँ, सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो दिन की पूरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वर्जिश के ज़रिए, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए उसको बैलेंस किया जाए। सो स्पोर्ट्स मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। किताबें किस तरह की पढ़ते हैं? किताबें स्टार्ट में तो बड़ा पढ़ी किताबें, लेकिन मुझे ज़्यादा शौक़ है हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने का और उसके साथ साथ जो हमारी आर्किटेक्चरल बुक्स हैं वो भी अगेन उनका हिस्ट्री से ताल्लुक़ हो, अगर डिज़ाइंस की बुक्स और हेरिटेज पे मेरा काफ़ी मुझे उसका पैशन भी है, मैंने उस पर काम भी काफ़ी किया है। सो इस तरह की बुक्स मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। हिस्ट्री इज़ मेरी माई पैशन और जो एंशंट हिस्ट्री स्पेशली है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और जो बाइजेंटाइन एम्पायर, इस तरह की जो बेसिक, उसमें मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी। तो क्या आप एडवेंचरस भी हैं? एडवेंचर तो ऑब्वियसली ज़िंदगी का हिस्सा है। हमेशा आपकी लाइफ जो है वैसे ही फुल ऑफ एडवेंचर्स होती है, अगर आप ना भी चाहें तो एडवेंचर्स आ जाते हैं। लेकिन एक ओरिएंटेशन होना टुवर्ड्स एडवेंचर, यस। एक आप टारगेट्स हाई सेट करें तो ऑब्वियसली एडवेंचर्स के ज़रिए उसको मीट किया जाता है। मेरा ये नज़रिया है। साथ एंजॉयमेंट भी हो जाती है, साथ एंटरटेनमेंट का पहलू भी होता है। सो एडवेंचर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, सारी एक्टिविटीज़, दिन में इतने सारे मामलात, अपनी फैमिली के लिए वक्त किस तरह निकालते हैं? बहुत मुश्किल है ये। मेरी वाइफ और क्योंकि वो ख़ुद भी
एक प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता है, डॉक्टर हैं और पढ़ाती हैं। उसके साथ साथ मेरे जो बेटे हैं, बेटा और बेटी, वो दोनों को बहुत मिस भी करते हैं। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि जब आप फील्ड में स्पेशली जब जॉब्स में होते हैं, आजकल तो यही हाल है कि सुबह भी मुलाकात नहीं होती, रात को भी जाते हैं, सोए होते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है टाइम निकालना। तो उनकी ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है मेरी फैमिली की तरफ से भी, और ऑब्वियसली मिस भी बहुत करते हैं। वो जो टाइम मुझे उनको देना चाहिए प्रॉब्लम मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन मेरी ये जॉब जो हो रही है, ये मेरी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जो वाइफ़ है, मैं समझता हूँ मेरी फैमिली है, उसी की वजह से हो पा रही है। अदरवाइज़ अगर वो मेरे बच्चों को मेरी वाइफ़ ना संभाल सके या फैमिली को केयर ना कर सके, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल इतनी हेक्टिक जॉब आप कर सकें। मैं अपने हर मेहमान से एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ। दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी तमन्ना जो पूरी ना हुई हो और इसे पूरा करने की ख्वाहिश, तड़प अभी भी बाकी हो? मेरे ख़्याल में आइडियल्स हमेशा होते हैं, लेकिन मैंने जो सोचा मैंने उसको हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और अल्लाह का मेरे पे बहुत करम रहा है। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है हर जगह के ऊपर, और मैं अल्लाह का शुक्र भी बहुत बहुत अदा करता रहा हूँ और करता रहूँगा। ऑब्वियसली हमें हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। सो फ्रैंकली कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं ये कह सकूँ आपसे कि मैंने लाइफ में सोची और मुझे मिली ना हो। थैंक यू सो मच सर, आज का दिन आपके साथ गुजारा बहुत शुक्रिया आपका जी, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।